हाँ जी। अब उसमें इसने जो है ना चार मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं इस इन हदूद में। अगर मैं पूछूं कोई सवाल दूं कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं या इनकी इसकी सतवें कौन सी हैं शरई हदूद की, सबसे पहली है कि यहाँ पे चोरी के ख़िलाफ़ सज़ा होगी वो शरीयत के मुताबिक होगी। मैम आवाज नहीं आ। आवाज़ अब आ रही है? जी अब आ रही है। चलें ठीक, अब बता देना आप जब ना आए आवाज़। ठीक है, सबसे पहले चोरी है। चोरी एक तो है कि आपकी किसी मटेरियल की चोरी से मुराद है कि आपकी किसी आपकी ज़मीन में से आपकी पैदावार की चोरी या आपके पैसों की चोरी या आपकी किसी और की चीज़ की चोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है वो ज्वेलरी वगैरह जो भी आपकी मालियत की चीज़ है उसकी चोरी। और दूसरी चोरी ये मुराद ये है कि जो मेंटली तौर पे आपकी जो आपकी दिमाग की जो आपकी होती हैं, अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, चाहे वो एक वर्ड भी लिखा है, अगर वो चोरी हो जाए तो उसकी भी सज़ा है। कि आप किसी का अब जैसे आप नेट यूज़ करते हो, यहाँ पे बहुत सारी अगर तस्वीरें आप यूज़ करो या अगर आप कोई वीडियो यूज़ करते हो और उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और लगाने की कोशिश करते हो तो नीचे आ जाता है क्लेम, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना। अब उस कॉपीराइट का मतलब होता है कि आप इस बंदे ने जो जो पहले लगाई हुई थी चीज़, आप उसकी ये चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर अपनी किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो आप अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई आपने कोई लिखा है, कुछ किताब लिखी है या कुछ आपने पेपर लिखा है, अगर कोई बंदा वो ले लेता है आपसे और अपने नाम से वो शाया कर देता है, अपने नाम से पब्लिश कर देता है, तो ये एक ऑफ़ेंस है, ये एक क्राइम है। तो आपने आपकी इन चीज़ों की चीज़ चोरी भी होगी और आपकी उस चीज़ की चोरी भी होगी जो आपकी दिमाग ने तख्लीक की है। आपके पेपर्स की चोरी होगी। और एक पेपर्स की चोरी वो होती है कि जो सरकारी लेवल पे हो, जो गवर्नमेंट लेवल पे हो। मसलन कि अगर कोई प्रेस रिलीज़ करने वाला है, कोई भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। अब उसकी प्रेस रिलीज़ से पहले अगर उसका वो पेपर कोई उठा ले, वो भी चोरी है। अगर कोई लॉ बनने वाला है और अगर किसी ने अभी सिर्फ नेशनल असम्बली में पेश किया है, अभी तक वो लॉ बना नहीं है और वो पेपर्स किसी कहीं आगे पीछे हो गए या किसी ने उठा लिए तो वो भी चोरी है। मतलब गवर्नमेंट के जो पेपर्स हैं, जो जिनको कॉन्फिडेंशियल पेपर्स कहते हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं और वो भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो हर किसी को यूज़ करने ही नहीं देते। अगर आप उनको बगैर इजाज़त के लेते हो तो वो भी चोरी है। अब उस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया था इस वक्त, मतलब 1979 के इस शरई हदूद की ऑर्डिनेंस में भी इस बात को भी जिक्र किया गया था। अब दूसरी जो चीज़ उसमें जिक्र थी वो थी शराब नोशी। जो पहले बताया कि 77 तक पाकिस्तान में शराब आम थी। मतलब अगर कोई चाहता है, आप सिर्फ अगर आपके अपने ऊपर है कि आप मुसलमान हो और आप पे शराब हराम है और आपको नहीं पीनी चाहिए या आपके लिए वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा वो इशू करती है, लेकिन अगर इस ये इम्पोज़ नहीं करता था हर पाकिस्तानी पे कि वो ना पिए और या इसकी जो है वो इसकी तजारत ना करे। तो ये 77 में जब इसने इस्लामाइजेशन शुरू किया तो पहली दफ़ा इसने इस शराब नोशी पे भी पाबंदी लगा दी। अब उसके बाद एक चीज़ आती है ज़िना। अब ज़िना को आप हरासमेंट कह सकते हो, सेक्सुअल वायलेंस कह सकते हो। और ये आप फ़र्ज़ करो ज़िना से मुराद आप अगर अब आप बड़े हो, ग्रोन अप, आपको पता होगा ये क्या है। लेकिन ये है कि ये स्टॉकिंग से शुरू होता है जब आप बाहर जाते हो या कहीं पे अब किसी भी जगह पे, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, अगर कोई आपको आपकी इजाज़त के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर इनफैक्ट आपको सिर्फ देखे भी तो वो भी क्राइम है। तो अब ये बिल जो है रिसेंटली 2020 में अभी वैसे आया है। तो अगर कोई और ये आपके आपके ऊपर कमेंट करना या आपको टच करने की तो दूर की बात है, अगर कोई देखता भी है तो क्राइम है। तो ज़िना में यही है कि अगर आपको कोई देखे, कोई आपको बगैर आपकी परमिशन के टच करे तो ये ऑफेंस था। और जो इसने इंट्रोड्यूस कराया और ये ज़िना इसने ज़िया ने इस बात पे भी इसको फोकस किया था और इसके लिए अलग से लॉज बने थे। और ये एक लॉ नहीं है, और भी बहुत सारे लॉज हैं। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग की हुई है, वो एक है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का पता है किसी को? मैम खुदकुशी को ऑनर किलिंग कहते हैं। किसको? खुदकुशी को। नहीं, खुदकुशी को सुसाइड कहते हैं। मतलब आप जब अपने आप को खुद मार लो। ऑनर किलिंग होता है जब आपका कोई मेल रिलेटिव, कोई आपका भाई, कोई शौहर, बेटा, जो भी आपका मेल रिलेटिव है, आपको गैरत के नाम पे कत्ल कर दे। आप नेट पे ये निकाल के देखना कि पाकिस्तान में मैम हर साल की। दोबारा बता दें, समझ नहीं लगी, बीच में लड़कियां बोली जा रही हैं। अच्छा, ये ऑनर किलिंग जो है
इसको कहते हैं इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे आपका कोई मेल रिलेटिव, आपका भाई, बाप, बेटा, शौहर कोई भी हो सकता है, वो आपको कत्ल कर दे और उसके कत्ल के बाद जो है वो रिहा भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ 2004 के बाद से है कि वो उसको सज़ा होगी। 2004 से पहले था कि अगर वो कत्ल कर देता है और वो ये क्लेम कर देता है कि मैंने गैरत के नाम पे किया है, तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी, वो छूट जाएगा। तो इसके ये जो शरई हदूद के ऑर्डिनेंस में इसको भी शामिल किया गया था कि ऑनर किलिंग जो है इस तरह नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है और वो अगर वो करना चाहती है और बाप को, भाई को, घर में से किसी को कोई मसला है, तो वो उनको लगता है कि शायद ये हमारी गैरत को, हमारी इज़्ज़त पे सवाल आ गया, तो उसको कत्ल कर देते हैं। फॉर ये गांव वाले एरियाज़ में आपने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी जिन पे और लड़कियों को कत्ल किया गया है। लड़कों को भी किया गया है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लड़कियों को किया जाता है। तो उस इस चीज़ को भी, ये भी शरई हदूद के ऑर्डिनेंस में इसका ज़िक्र था। ठीक है, अब ये मैंने जितनी डायमेंशंस बताई हैं, ये चौथा सवाल बन जाता है कि शरई हदूद के नफाज में कौन कौन सी जो चीज़ों को डिस्कस किया गया था। फिर थर्ड पे आ जाता है सूद का ख़ात्मा। पहले बता दिया इंट्रो में कि सूद जो है वो हराम है। ठीक है, अब अगर ये हराम है लेकिन पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल कंडीशन, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है ऐसी नहीं थी कि सूद के बगैर चल सके, तो इसको इसकी बैंकिंग सिस्टम में सूद को इसको डालना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ ये चेंज भी आया ज़िया के दौर में कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी शुरू हुआ जिसमें आपको सूद, आप लेते हो रकम, कोई आप उधार जो जैसे आप लोन लेते हो तो उसके बाद मैम आपको आवाज नहीं आ रही। अ, अब आ रही है आवाज़? मैम आपकी आवाज क्लियर ही आ रही है, उन लोगों के फोन में मसला जिनको आ नहीं रही। जी मैम। अब आपकी तरफ कोई नेट का मसला होगा जिनको आवाज़ नहीं सही आ रही है। या कुछ की हैंडफ्रीज भी खराब होती हैं। ठीक है, अब ये सूद का खात्मा, हम सूद के खात्मे के लिए 1 जनवरी 1981 मतलब 1981 में पहला टाइम पीरियड चल रहा है। पहली जो भी चीज़ें हुई हैं वो 79 से स्टार्ट हो के 88 तक, 80 तक रही हैं। अब 81 का नया अशरा शुरू हुआ है। अब 81 में क्या हुआ था, सबसे पहले सूद के खात्मे के लिए जो है जो सेविंग अकाउंट्स बनने शुरू हो गए, ऐसे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का आगाज़ हो गया जिसमें आपको सूद से छुटकारा मिल सके। लेकिन ये बहुत मिनिमम था। मैक्सिमम ये अभी तक क्यों नहीं हो सका, क्योंकि हमारी हालत बदली नहीं है अभी तक कि इसको मैक्सिमम किया जाए और हर इंसान की ये पहुंच में हो कि वो कुछ भी अगर लोन लेता है तो वो सूद के बगैर वापस दे सकेगा। तो इसलिए फिर 1 जुलाई 1984 में तमाम सेविंग अकाउंट्स को पीएसएल खातों में तब्दील किया गया। ठीक है, अब इनमें इन खातों में तब्दील करने का मतलब था कि इनको अलग किया गया सूद वालों से और बगैर सूद वालों को। ठीक है, उसके बाद है सूद के खात्मे के बाद शरई अदालतों का नफाज या क़याम। अब ये शरई अदालत क्या होगी? मैम जो शरीयत के मुताबिक, मैम जो शरीयत के मुताबिक फैसला करे। हाँ जी, वेरी गुड। शरीयत क्या मैम होती है? आप उल्मा वगैरह जो मिलके एक फैसला करते हैं ना शरई, उस हिसाब से वेरी गुड। अब दीन ये की तमीम के मुताबिक। ठीक है। अब ये शरीयत में ये है, मतलब शरीयत के मुताबिक जो भी फ़ैसला कि जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इकट्ठे बैठ के अगर कोई मसला कुरान और सुन्नत में के मुताबिक हल नहीं हो पा रहा है, कोई इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो वो क्या करते हैं, वो इज्तिमा करते हैं और इज्तिमा के बाद वो इज्तिहाद जिसको कहते हैं, मतलब असल वर्ड जो है वो इज्तिहाद है। उसके बाद वो फ़ैसला करते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कोई केस आ गया तो उसको हमने किस तरीके से इस्लाम के मुताबिक इसका फ़ैसला करना है। क्योंकि मुश्किल है ना कि हर केस का या हर मसला अपनी नौयत का होता है। तो कुरान मजीद में तो हमें सिर्फ़ असूल बताए गए हैं और हज़ूर पाक की ज़िंदगी से भी हमें असूल मिलते हैं। तो अब वो अगर हम इम्पोज़ भी करना चाहें तो वो 7th सेंचुरी की बात है, मतलब इतने सालों 400 साल पहले की बात है। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब इस सिचुएशन के मुताबिक इस्लाम कानून को बदलने के मुताबिक जो है वो करने के लिए ये इस्लामी अदालतों का नफाज किया गया कि इस्लामी भी हो और जो प्रेजेंट कंडीशन है इस हमारे इलाके की, इस हमारे मुल्क की, उसके मुताबिक भी हो कि ये इसमें मिस बैलेंस ना हो जाए। ठीक है। और उसके बाद इस तरह इन अदालतों का नफाज किया गया और ये नफाज अगेन 1979 में किया गया। एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसके मुताबिक जगह जगह पे, जिस तरह आप जैसे फ़र्ज़ करो कि जैसे टेररिज्म कोर्ट्स हैं या मार्शल कोर्ट्स लगाए गए हैं जिनको जो है वो फ़ौजी जो हैं वो गवर्न करते हैं,
जो इस तरह के कोर्ट्स होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी शरई कोर्ट्स थे, जिनको सिर्फ जो काजी जो होते थे वो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, वो उलमा होते थे मुख्तलिफ सेक्ट्स के। अब इसमें एक और डिफरेंट बात ये थी, और वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे मुल्क में बहुत सारे फ़िरके हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं ना, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है। अब हर किसी के अकायद सेम है, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी वो अपनी मैम जो, थोड़ा सा ऊंचा बोल दें। अच्छा ठीक है, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। मसलन कि हम जो हैं, अगर सुन्नी है तो वो रबीउल अव्वल को अच्छे तरीके से ज़्यादा उसको पुरजोश तरीके से मनाता है। अगर कोई शिया है तो वो जो है वो जो मुहर्रम है वो ज़्यादा उसके लिए होगा, उस पर उसको वो ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाएगा। इससे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अकीदे बदल गए हैं या हम एक मुस्लिम रहा है और दूसरा मुस्लिम नहीं रहा। इसका सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि हमारे जो स्टाइल है, हमारा इबादत करने का, वो चेंज हुआ है। अब उसके चेंज होने के साथ साथ जो जिसको हम फॉलो करते हैं, मतलब जो जो हमारा लीडर बन गया है, अब हुआ ये था कि इतने सालों तक वो किसी एक बात पे एग्री नहीं कर रहे थे। अब उन इसलिए ये हल निकाला गया कि अगर कोई शिया टीचर आप क्या पढ़ रहे हैं? ये आप कौन हैं? सबा मौजम, सबा मौजम है। हम 58 पेज नंबर पे शरई अदालतों का क़याम पढ़ रहे हैं। टीचर मेरे छोटे भाई के पास मेरा मोबाइल था, मुझे पता ही चला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैम दोबारा बता दें। शरई अदालतों का क़याम, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58। ओके। तो इसके लिए कि अगर कोई शिया का केस है तो वो शिया जज ही उसका फ़ैसला सुनाएगा, अगर कोई सुन्नी का केस है तो वो सुन्नी जज ही फ़ैसला सुनाएगा। तो मतलब ये मिक्स नहीं होगा। इसका मकसद ये था, इसका मेन फ़ीचर ये था इन अदालतों का। अब उसके बाद है कि इस्लामियात की लाज़मी तालीम। इससे पहले ये हम हर क्लास में अब इस्लामियात पढ़ते हैं, हम बीए तक इस्लामियात पढ़ेंगे। तो पहले नहीं था, ये भी इसने करवाया, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कह तो दिया था, लेकिन इम्पोज़ इसने करवाया। ठीक है। और उसके बाद एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। अब इसने इतना सख्त किस्म का, इतना एक्सट्रीम किस्म का एहतराम करवाया, मतलब कि अगर आपको कोई भी सड़क पे कोई कुछ खाता हुआ मिल गया है या कुछ पीता हुआ मिल गया है तो उसको पकड़ के डिटेन कर लेते थे। मतलब उसको जो है वो उसको सज़ा होती है, फिर उसको पेनल्टी भी देना पड़ती है। ये भी सब इसने करवाया। ठीक है। और उसके अलावा मौसीकी सुनना रमज़ान में, या कुछ जो है फ़िल्में वगैरह देखना ऐसे पब्लिकली, या सिनेमा का ओपन होना, या किसी इस तरह मार्केट का खुलना, ये भी सारा कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। और एक तरह से वो पूरा हाल्ट कर दी गई थी सिचुएशन, कि सिचुएशन एक दफ़ा से पूरी रोक दी गई थी रमज़ान के लिए, और ये काफ़ी साल तक प्रैक्टिस होता भी रहा था। तो इसके लिए बहुत सारी और भी इस्लामी तंजीमें बन गई थी, मतलब रीजनल लेवल पे भी, लोकल सिटीज़ में भी, छोटे गांव में भी। हो गया। जी। तो मैम ये ये सबा मौजम बोल रही है। ठीक है। बहुत सारी तंजीमें बन चुकी थी। मैम आप सबको म्यूट कर दें, सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, आप सबको म्यूट कर दें। और उसके बाद है कि अरबी की लाजमी तालीम की गई, कि बेसिक नॉलेज है, हमें अरबी आनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ आप पढ़ सकते हो, और आप इजीली पढ़ सकते हो। और उसका एक और फ़ायदा ये है कि आप उसको वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन तरीके से भी, जैसे अब हम आजकल पढ़ रहे हैं कोविड के दिनों में, उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद और ये फिर दीनी मदारिस का क़याम भी। मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही। यस मैम आ गई है। अब ये था कि अब यहाँ पे दीनी मदारस बनाए गए। दीनी मदारस से मुराद क्या है, कोई बताएगा? दीनी मदरसे क्या होते हैं या मदारिस क्या होते हैं? जहाँ पर दीन की तालीम दी जाए, दीन की तालीम दी जाए, और उस दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है अब तो। हाँ, अब ये ज़िया के पीरियड में, ये कौन डिस्टॉर्शन कर रहा है, ये कौन आवाज़ बन इस तरह? मैम ये ना सबा मौजम है, सबा मौजम लगी हुई है, सबा मौजम
मुसलसल विस्लिंग कर रही है, क्लासरूम में भी फिर यही करती होगी, बीच में लेक्चर ओवर लगाया हुआ इसने, एटिकेट्स ही नहीं। मैंने कब किया? और ये दीनी मदरसे बनाए गए क्योंकि इसके यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके दौर में ये हुआ था कि पहली तीसरी जमात मतलब थर्ड क्लास तक जो मदरसे थे ये साथ साथ कुरान मजीद के साथ साथ आपको पहली दूसरी तीसरी जमात भी पढ़ा देते थे। तो ये हर गांव में हर मतलब लोकल लोकेलिटी में ये बनाए गए थे और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से पढ़ा था। और दूसरा काम ये किया था कि जो भी मदरसे जो आगे लेवल तक जो जैसे अब इस्नाद होती हैं, कोई 5 साल का कोर्स कर रहा होता है, कोई 3 साल का कर रहा होता है इन मदरसों से, जो काफ़ी अब ज़्यादा फोर्टिफाइड किस्म के हो चुके हैं, बहुत सारा फ्लरिश हो चुके हैं। और या जिनके बाहर के जो मदरसे हैं उनके साथ जो हैं वो एफिलिएशन हो गई है, अब वहाँ पे आप करो कि कुछ भी आप कोर्स करते हो तो वो इसने क्या किया कि उन कोर्स को मास्टर डिग्री एमए के बराबर कर दिया। तो एमए के बराबर करने का मकसद ये मतलब ये निकला कि हर शोबे में उनके लिए अलग से सीट्स अलग से कोटा भी बनाया गया इन इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए, इन इस्लाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो जो है ना कुछ मुख्तलिफ सनदें हासिल की हुई थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो सिर्फ इस्लामिक नॉलेज रखते थे उनको भी जो है ना बाकी शोबों में लाया गया। तो उसका काफ़ी असर पड़ा सोसाइटी पे कि अब किसी ख़ास जो है वो जो आपका व्यू पॉइंट है अगर आप उसके मुताबिक चलते हो और आप वो लोगों को इम्पोज करते हो उसके मुताबिक या लोगों के ऊपर वो लागू करते हो तो वो उसका फ़र्क पड़ता है। तो सोसाइटी में इससे काफ़ी चेंज आया। ठीक है, अब इस्लामी कानून के नफाज में मुश्किलात तो होनी थी क्योंकि अब ये वो कंट्री था जिसके जो है डेमोक्रेटिक था। अब इसको डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी सोसाइटी है कोई भी स्टेट है वो सेकुलर होगी। सेकुलर से मुराद ये है कि यहाँ पे किसी भी मज़हब को फ़ौक़ियत नहीं दी जाएगी, यहाँ पे सारे के सारे लोग इक्वल होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट हो गई थी, पाकिस्तान को पूरा का पूरा इस्लामी बना दिया। तब इस्लामी बनाने के पीछे बहुत सारी मुश्किलात भी थी। अब अमली तौर पर पाकिस्तान का आयन इस्लामी असूलों पर इस्तवार है। करारदाद मकासद के तहत वक्तन फ़वक्तन जो है वो चीज़ें चेंज होती रहीं, इम्पोज़ होती रहीं। अब ये जो करारदाद मकासद है वो भी सबसे पहली दफ़ा हम इंट्रोड्यूस तो करवा दिया था, लेकिन सबसे पहली दफ़ा जो इम्पोज़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब होता है कि हमने उसने तारुफ़ करवा दिया। मतलब अब लोगों को पता चल गया कि करारदाद मकासद भी है कोई। और इम्पोज़ कराने का मतलब है कि अब ये लागू हो गई है, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा इसको सज़ा होगी। तो इसीलिए वो ज़िया के पीरियड में 1985 में करारदाद मकासद को भी आइन का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ पे। अब जो शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ है, अब ये हकूक़ क्या होते हैं और फ़राइज़ क्या होते हैं, कौन बताएगा? मैम, हकूक वो होते हैं जो दूसरे के ज़िम्मे होते हैं, जबकि ज़िम्मेदारियाँ वो होती हैं जो अपने ज़िम्मे होती हैं। हाँ जी, वेरी गुड। अब ये हैं 2 तरह के होते हैं शहरियों के हकूक़ में शामिल, मतलब शहरियों के हकूक़ से मुराद ये नहीं कि वो लोग जो सिर्फ़ शहरों में रहते हैं। शहरी से मुराद हर वो इंसान जो इस स्टेट में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो गाँव में रहता है। तो वो जो हर इंसान है वो शहरी है। सही है, मतलब इसमें कोई भी बंदा एक्सक्लूड नहीं किया गया है, सारे के सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो यहाँ के शहरी हैं। अब उन शहरियों के हकूक़ जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हकूक़ होता है इखलाकी हकूक़ और एक होते हैं कानूनी। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। टीचर रेशा दवानियों का मतलब क्या होता है? मिस, लेक्चर ओवर हो गया है। अभी 2 मिनट हैं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को? आ रही है मैम, टीचर रेशा दवानियों मैम मिस आ रही है मैम। टीचर रेशा दवानियों का मतलब क्या होता है? तो ये हम थोड़ा सा 2 मिनट रह गए, इसको कंप्लीट कर लें। इखलाक हकूक़ से मुराद ये है कि जो हमारे घरों में होते हैं, जो हमारे बेसिक हकूक़ होते हैं। मसलन हमें घरों में ही पता चलता है कि हमने वालदैन की इज़्ज़त करनी है और वालदैन को पता होता है कि हमने अपने जो बच्चों को उनकी तालीम को दिलवाने के लिए उनके लिए मौक़े फ़राहम करने हैं। ठीक है, इसी तरह ये इन सब को कहते हैं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है डोमेस्टिक जो है राइट्स, और जो है उर्दू में कहा जाता है इखलाकी हकूक़। ठीक है,
या इसको सोशल जो है वो भी कह सकते हैं, सोशल राइट्स भी। अब उसके बाद आते हैं कानूनी हकूक़। कानूनी हकूक़ वो होते हैं, अब इनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है इखलाकी हकूक़ में और कानूनी हकूक़ में, कि इखलाकी हकूक़ की अगर आप पैरवी नहीं करते हो, अगर आप नहीं मानते हो, तो आपको कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। ये असूलों की तरह ही होते हैं, ठीक, कि असूल कोई ना माने तो उसको सज़ा नहीं है। लेकिन जो कानूनी हकूक़ यहाँ पे बनाए गए, अगर वो यहाँ पे कोई नहीं मानता तो उसको सज़ा भी दी गई, ठीक है। अब ये फ़र्दर हम आगे कल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, बता कुछ आप असाइनमेंट लोगों टीचर ने, बता दें। क्या बता दूँ? असाइनमेंट। हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने पढ़ा है पाकिस्तान में इस नफाज इस्लाम के लिए इक़दामात। आपने क्या करना है कि जैसे आप कोई एक बंदा ले ले ज़कात वाला काम, आप उस नहीं बल्कि आप सभी ऐसे करो कि 1949 में करारदाद मकासद पेश हुई, आपने वो करना एक। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए इक़दामात। ये आपने 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप कोई 2 कर लो जो आपको इजी लगे। मैम मैम रिपीट करिएगा, रिपीट 1949 का करारदाद मकासद, क्वेश्चन। करारदाद मकासद, यस, आगे। उसके बाद 1973 का नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैम। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। मैम दोबारा बता दें। मैं आपको आगे। मैसेज कर दूंगी अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैम आ रही है। मैम आ रही है। अच्छा, अब ये आपने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए इक़दामात, ये पेज नंबर 57-58 पे है। मैम ये तीनों फुल लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ये आपके पास चॉइस है, इसमें से कोई से 2 कर लें। मैम लास्ट वाला क्या बताया था? जो आज लिखना पढ़ा है, लॉन्ग में है ना? जो हाँ लिखना लॉन्ग में है, और अच्छे तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। हाँ ये आपका, मैम अब इसमें से ओके आप कोई 2 कर मैम। लेना। मैम लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट मैम, वाला हमारे है बच्चे टेस्ट चेक पाकिस्तान हुए हैं। में नफाज इस्लाम के लिए इक़दामात, पेज नंबर 58 एंड 59। मैम टेस्ट चेक हो गए हैं। कौन से टेस्ट? मैम इन तीनों में से स्टार्ट के 2 कर लें। मैम मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट नहीं, अभी हो गए हैं चेक।